हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। तो आज हम इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो हमें आंखों से दिखाई ही नहीं देती, एक इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड जो बिल्कुल हमारे पास होते हुए भी हमसे छुपा हुआ है। तो इस इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बेस आज का हमारा न्यू चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक आईज। यहाँ पर देखिए, चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इसका मतलब है कि वो जीवित दुनिया जो इतनी छोटी है कि हमें सीधी आंखों से दिखाई नहीं देते। एंड बियॉन्ड द नेक आईज का मतलब क्या है कि हमारी नॉर्मल आंखों के रीच से भी ये आगे है। मतलब इस चैप्टर में हम उन टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो नेक आईज यानी कि खाली आंखों से उसे यूजुअली विजिबल नहीं होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप जैसे टूल से देख सकते हैं एंड उस चैप्टर के रिलेटेबल हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे चैप्टर में आपको जो हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा रीड किया था कि जो हमारा हर एक पेज का, हर एक चैप्टर का जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन आपके मन में कुछ सवाल पूछने के लिए है, आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी हो उसके लिए दिया गया है। एज यू नो डैट इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने लाइन बाय लाइन रीडिंग करके समझ लिया था, एक्सप्लेनेशन समझे थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सब कुछ हमने कर लिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके चेक कर लेना। अब बिल्कुल सेम इजी तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 को भी स्टेप बाय स्टेप रीड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड काफी कुछ हम जानेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन चैप्टर नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आगे आगे चलिए, आपको भी मजा आने वाला है। सो देखिए, फर्स्ट देखिए यहाँ पर, हैव यू एवर वंडर व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर हमारे आसपास की इनविजिबल दुनिया विजिबल हो जाए तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? सेकेंड देखिए, हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट एज लिविंग? आप क्या सोचते हो, अगर हम इस हिडन वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें तो क्या हमारी सोच, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लिविंग चीजों के बारे में बदल जाएगी? हैव यू थॉट हाउ दिस टाइनी लिविंग बीइंग इंटरेक्ट विद ईच अदर? एंड क्या आपने ये भी सोचा है कि छोटे छोटे जो लिविंग बीइंग्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो अगर आपके मन में और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप इस ब्लैंक में यहाँ पर लिख सकते हो। तो चैप्टर जो है यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन आपके मन में जगा दिए हैं कि आप चैप्टर के बारे में क्या रीड करोगे। सो चलिए हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट दैट आर अबव फॉर सर्टेन साइज। तो हमारे जो ह्यूमन आई है वो सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं जो पर्टिकुलर कुछ साइज लिमिट के बाहर हो। ठीक है, तो कुछ साइज लिमिट के अगर ऊपर हो तो नेक आई से यानी कि खाली आंखों से हम देख सकते हैं, बट उस साइड से बियॉन्ड हो तो वो हम देख नहीं पाते। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। एंड बहुत ही लंबे समय से हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स थे और टाइनी बहुत सारे ऐसे अननोन चीज है जो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो लॉन्ग एगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। काफी समय पहले पीपल कर्व पीस का एक ग्लास डिस्कवर किया था जिससे जो स्मॉल स्मॉल जो टाइनी पार्टिकल्स है वो बिगर दिखने में लग जाए, बड़े बड़े दिखने में लग जाए। द पीस ऑफ ग्लास वाज शेप लाइक लेंटिल सीड। जो ग्लास का शेप है वो कुछ लेंटिल सीड जैसा है। लेंटिल सीड आपको पता है जो मसूर का दाल होता है। तो अगर आप मसूर का दाल नहीं देखा तो आप एक बार किचन में जाके मसूर का दाल चेक कर ले, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं मसूर का दाल कैसे दिखने में होता है। थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। जो मसूर का दाल होता है वो जो मिडल में थोड़ा सा थिक होता है एंड जो एज में यानी कि किनारों पे ये जो है वो बहुत ही थिन होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड लेंस एंड इसी से इसका नाम जो है लेंस पड़ा है। तो देखिए लेंस का नाम कैसे भी पड़ा वो भी आपको समझ आएगा। लेंटिल से देखिए ये TIL हटा दिया गया है तो आपको यहाँ से क्या मिला है, लेन। एंड सीड्स में लेके ED हटा गया तो S हो गया, तो LENS। तो यहाँ से आपको लेंस का नाम मिल गया है। ठीक है, ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव टू बिकम मोर पावरफुल। जो टाइम के साथ जितना टाइम बदला तो लेंस भी क्या हो गया, जितना बहुत पावरफुल आने लग गया। ईच न्यू टूल फॉर्म सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप। तो उस टूल से मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे चीज एंड माइक्रोस्कोप जैसे चीज सब कुछ अब बनने लगे हैं। हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट। तो ह्यूमन को एक ऐसी दुनिया देखने में हेल्प कर दिया है
इस लेंस ने जो ह्यूमन ने कभी आज तक देखा ही नहीं था। तो यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन स्टार्ट होता है। सो द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप ओपन द फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टाइनी लिविंग क्रिएचर। एंड इस माइक्रोस्कोप के वजह से हमारा जो हिडन वर्ल्ड था, जो कि बहुत ही टाइनी टाइनी था, हमारा आसपास है लेकिन हम देख नहीं सकते थे, उस हिडन वर्ल्ड का जो चाबी है हमें मिल गया उस लेंस के वजह से। सो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दिस लाइफ फॉर्म इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए लेंस कैसे दिखने में होता है। तो लेंस देखिए यहाँ पर थिक होता है, ठीक है, एंड जो आपके किनारे पे जो है ये थोड़ा सा थिन होता है। तो आप यहाँ से लेंस का शेप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर देखिए ये आपका रियल लेंस है कुछ, जिससे हम कोई भी टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए ये आपका है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये तो आपने देखा ही होगा, जहाँ पर हम छोटे छोटे चीज को बड़े बड़े दिखने में हेल्प करता है। एंड ये है आपका माइक्रोस्कोप। ये साइंस लैब में जनरली पाए जाते हैं। एंड इससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मान लीजिए बहुत ही छोटे छोटे है, ये यहाँ पर बहुत ही जूम करके ये दिखाया जाता है। इस लेंस के थ्रू हम कोई भी पार्टिकल्स को बड़े बड़े साइज में देख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आगे रीड करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग। तो आपने अमेजिंग वेराइटी, हमारे जो आसपास इतने लिविंग बीइंग्स है, लिविंग क्रिएचर है, उसके बारे में आपने तो रीड किया ही है। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड आपके आसपास देखिए कितने सारे प्लांट्स है, कितने सारे एनिमल्स है। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में आपने प्लांट्स एनिमल्स के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। आर ऑफ ऑल शेप, कितने अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, कितने अलग अलग साइजेस के होते हैं, कितने अलग अलग कलर्स में, कितने अलग अलग वेराइटीज में ये सब पाए जाते हैं। सम लिविंग बीइंग्स आर टाइनी। कुछ लिविंग बीइंग जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं। वाइल अदर आर रियली बिग। वो कुछ लिविंग बीइंग जो होते हैं काफी बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। तो देखिए ये जो है ये सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं, उनके अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। All these living being whether plants or animals are called organism। तो ये सारे जो living being है, plants हो या animals हो, इन्हें organism कहते हैं। मान लीजिए अगर एक फिश है, तो फिश को अगर जब तक पानी में फिश है तब तक वो जिंदा है। जब हम फिश को क्या करते हैं, पानी से बाहर निकाल देते हैं, तब क्या हो जाता है, फिश जो है वो मर जाती है। उसी प्रकार अगर ह्यूमन बींग्स को भी, ह्यूमन बींग जो है नॉर्मल एनवायरनमेंट में ओके है, बट अगर विदाउट एनी फीचर्स और सपोर्ट उन्हें पानी में डुबा दिया जाए कुछ टाइम बाद, तो वो जो है वो डेड पाए जाएंगे। तो इसी प्रकार सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अलग अलग फीचर्स भी होते हैं। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, फिश के पास विंग्स नहीं होते। सिमिलरली हमारे पास विंग्स नहीं होते। तो सबके फीचर्स अलग अलग है, सबके बॉडी शेप अलग अलग है, लेकिन जो लिविंग क्रिएचर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि सभी खाते हैं, सभी ग्रोथ शो करते हैं, तो ये जो फीचर्स है यही होता है लिविंग बीइंग्स का क्रिएचर। एंड इन लिविंग बीइंग्स क्रिएचर को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल दिस लिविंग बीइंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से आपके डेफिनेशन आ सकते हैं। So have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eyes? तो आपने कभी देखा है कि आपके आसपास कुछ ऐसा जो naked eyes यानी कि खाली आंखों से आप छोटे छोटे देख सकते हो। ये आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने तो चींटी देखे, काफी छोटे छोटे एंट जो है वो भी मैंने देखे हैं, वो तो काफी छोटे थे। लेकिन जब आप रियल में इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखोगे तब आपको चींटी बड़े लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो है हमारे आसपास वो हमारे आई रेंज में नहीं आता, जिस कारण हम वो टाइनी पार्टिकल्स नहीं देख पाते। जब चींटी तो उन टाइनी पार्टिकल से कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। सो देखिए, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी? तो आपके आईज जो है एटलीस्ट कितना जो है वो देख सकते हैं, कितना बड़ा अमाउंट को देख सकते हैं। दैट इज 0.1 mm। तो 0.1 mm ही हमारे आईज जो है वो बस देख सकते हैं। उससे नीचे जो बियॉन्ड है वो हमारे आईज जो है विजिबल रेंज में नहीं आते। ना देखिए, यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लास। तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ पीपल जो है होता है वो रीडिंग ग्लास कहते हैं। रीडिंग ग्लास यानी कि मान लीजिए जैसे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, जो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या कोई किताब पढ़ते टाइम चश्मा लगाते हैं। एंड वो क्यों चश्मा लगाता है? ताकि वो जो प्रिंटेड चीज है वो उन्हें जूम करके दिखे, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। सो हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर? तो उन्हें देखने में वो काफी बेहतर हो जाता है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप ये लेंस क्यों लगाते हो, आप ये रीडिंग ग्लासेस क्यों पहनते हो, अब क्या कहते हैं कि सारी चीज जो है वो बेटर दिखने लगे। पहले वो धुंधला धुंधला दिखता था, अब उसे क्लियर दिखता है। सो और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग? इसी प्रकार मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो जब कोई छोटी छोटी चीज हो हम तो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम क्या करते हैं, उसे जूम करके देख पाते हैं। सो इसी लेंस वगैरह के बारे में भी हम जानेंगे ना। उसके बाद है आपका एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व। तो एक्टिविटी 2.1 में हम क्या सीखेंगे?
लिखेंगे, देखिए टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, तो राउंड बॉटम फ्लास्क लेना होगा आपको, मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर 2.1। देखिए ये 2.1 में फिगर दिया गया है, तो ऐसा इस टाइप का आपको फ्लास्क लेना होगा एंड उसके बाद उसमें पानी भर देना होगा। क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद कॉक, तो उसका माउथ जो है एक कॉक से क्लोज कर देना होगा ताकि पानी बाहर ना आ जाए। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन अ ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, एंड उसके बाद उस फ्लास्क को क्या करना होगा, बुक के ऊपर रखना होगा एंड तो उसके बाद देखो लेटर्स जो है कितने, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में कितने छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर जो है राउंड बॉटम फ्लास्क को रखेंगे तो देखिए जो साइजेस ऑफ लेटर है वो कितना बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो ये भी एक लेंस की तरह एक्ट है। तो ये राउंड बॉटम ग्लास जनरली आपके केमिस्ट्री लैब में पाए जाते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो देखिए ये आपका राउंड बॉटम ग्लास होता है, ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब ऐसे रखोगे तो कितने लेटर्स जो है कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। ओके, डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग से देखा? द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन सीन थ्रू द फ्लास्क, तो लेटर जो है वो बड़ा हो गया फ्लास्क के थ्रू। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल विथ वाटर, क्योंकि ये किस लिए हुआ, क्योंकि फ्लास्क में जो है इसमें वाटर है और वाटर जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह अभी एक्ट करेगा। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, अब आपको एक रियल मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है एंड जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म आपके आसपास है लाइक एन एंड जस्ट लाइक चींटी है, उनको आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। वेर यू एबल टू सी द डिटेल ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, तो एंट अब जब देखते हो तो नॉर्मली आप एंट को ऐसे ही देखोगे कि उसमें कुछ है नहीं, पर जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसका जो एंट का बॉडी होता है उसमें कितने क्लैरिटी से आप डिटेल देख पाओगे। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल यू वेर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिज्म अराउंड हिम, तो काफी लंबे से टाइम से लोग जो है काफी क्यूरियस थे, काफी जानने के लिए वो बहुत ही उत्सुक थे कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है वो दिखने में कैसे होते हैं। बट दे कुड नॉट सी देम विथ देयर नेक आइज, लेकिन वो अपने खाली आइज से वो ऐसे देख नहीं पाते थे। सो हाउ डिड वी फाइनल डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड, तो हमने कैसे इस इनविजिबल वर्ल्ड को हमने फाइंड आउट कर लिया। सो उसी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट पेज में। सो डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो टाइनी वर्ल्ड है फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ था। तो नेक्स्ट पेज में आ जाइए, देखिए एक रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ही पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखा था, ठीक है। सो एवर हर्ड ऑफ इन 1665 साल में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, पब्लिश अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ही वॉज केयरफुल ऑब्जर्वर, वो काफी केयरफुल ऑब्जर्वर रह चुके थे एंड अ स्किल आर्टिस्ट, और एक स्किल आर्टिस्ट भी थे। In this book, he showed detailed drawing of tiny things that people had never seen before. उन्होंने जो अपना माइक्रोग्राफिया बुक है उनमें कितने टाइनी ऐसे लिविंग क्रिएचर को ड्रॉ किया था जो कभी इंसान ने कभी पहले देखा ही ना हो। Things he saw using a tool we now call as microscope. जिस टूल की वजह से उन्होंने ये सब टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देख पाए और उसे हम अभी प्रेजेंट टाइम में माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये माइक्रोग्राफिया बुक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपके फोटो दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो जो टाइनी लिविंग क्रिएचर है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर, उनका जो माइक्रोस्कोप है उससे जो आसपास की चीज है वो 200 से 300 गुना जो है वो बड़ा हो जाता है। दैट मतलब जो भी नॉर्मल इमेज होगा उसे 200 से 300 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आइज, जो हम नहीं देख सकते थे वो हम देख पाएंगे बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वन डे ही लुक एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक, कॉक यानी कि जो पेड़ की छाले होती है उसे कहे जाते हैं, जो बहुत ही थिन स्लाइस होता है। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, एक स्लाइस ऑफ कॉक लिया एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ अ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेस। माइक्रोस्कोप में डालने के बाद नोटिस किया कि काफी स्मॉल चीजों से बनी हुई है एंड उसमें काफी एम्प्टी यानी कि खाली स्पेस है। दिस कंपार्टमेंट रिमाइंड हिम ऑफ अ हनीकॉम्ब, जैसे हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ते होते हैं उसमें कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक उसी तरह वो जो स्लाइस का कॉक है वो माइक्रोस्कोप में दिखने लगा था। ही ड्रू what he saw and called its small space a cell, तो उन्होंने जो देखा उन्होंने ऐसे डायग्राम में बनाया है एंड इसका नाम उन्होंने दे दिया है सेल, ठीक है। फिर देखिए दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल, तो वही फर्स्ट टाइम था सेल जो है फर्स्ट टाइम यूज हुआ था, सेल वर्ड जो है फर्स्ट डिस्कवर हो गया था एंड वाज यूज इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखिए सेल जो है उसे हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्यों कहते हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। सो व्हाई सेल आर कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, ये अपने कॉपी में या बुक में कहीं भी लिख ले एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिकली से आप समझ ले तो सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सेल है वो काफी स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, लेकिन हर एक सेल जो है काफी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है हमारे बॉडी में, वो नेसेसरी काम है, वो कौन करता है, हमारे बॉडी में जो सेल है वो काम करता है ताकि हमारा जो बॉडी है पूरा सिस्टमेटिक रन करे। तो सेल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट पैरा में आ जाइए। अराउंड द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में, लगभग उसी सेम टाइम में 1660s के टाइम, Antony van Leeuwenhoek, a Dutch scientist, made a better lens that allow him to build more useful microscope। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक नाम का एक साइंटिस्ट है, जो डच साइंटिस्ट है, उसी टाइम एक बहुत ही बेटर लेंस बना दिया था जो माइक्रोस्कोप के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब। तो वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लियरली सब कुछ देखा था टाइनी ऑर्गेनिजम्स को, एंड उनको जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है उसे डिस्क्राइब भी प्रॉपरली किया था। लाइक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हमारे आसपास है लेकिन काफी छोटे छोटे साइज के होते हैं, जो हमारे ब्लड के सेल्स है उसे भी डिस्क्राइब किया था। सो बिकॉज ऑफ दिस, तो इन सभी कारण के लिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है आपके, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोग्राफिया बुक, ये आपका है माइक्रोग्राफिया बुक, ठीक है। सेकंड देखिए बी माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ये वाला है। फिर देखिए कॉक्सेल एज पब्लिश इन द माइक्रोग्राफिया बुक में जो कॉक्सेल है वो ऐसा दिखने में था, तो ये पब्लिश किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज अ सेल, सेल के बारे में जानेंगे कि सेल क्या है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग बीइंग है वो सभी सेल से बने होते हैं। यू माइट वंडर व्हाट आर एक्चुअली सेल लुक लाइक, तो आपको अभी तो हैरानी होगी कि सेल दिखने में कैसा होता होगा, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं है, काफी छोटे छोटे होते हैं वो तो। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो हम अभी क्या करेंगे, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल के बारे में वही देखेंगे बाय यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये जनरली आपके लैब में दिखाए जाते हैं, जो आपके टीचर द्वारा दिखाए जाएंगे अपने स्कूल में। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 11, तो एक्टिविटी 2.2 लेट अस स्टडी अ सेल। यहाँ पर हम सेल के बारे में और भी स्टडी करेंगे। टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, तो ये टीचर के द्वारा आपके स्कूल में करवाए जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे, उसके बाद हम इमेज के द्वारा और भी क्लियरली समझेंगे। तो पहले एक बार रीड कर लेते हैं। टेक एन ऑनियन बल्ब, आपको एक ऑनियन बल्ब लेना होगा फ्रॉम योर किचन से लो या गार्डन से या कहीं से भी लेके आओ आप, एंड वॉश इट थॉरोली विथ वाटर। पहले इसे क्या करोगे, पानी से अच्छे से धोगे। फिर देखिए कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीस, तो इसे वर्टिकली आपको काटना होगा। वर्टिकली का मतलब क्या, मान लीजिए ये आपका ऑनियन है, ठीक है, तो वर्टिकली का मतलब ऐसे लंबाई में ऐसे काटना होगा, जैसे यहाँ पर इमेज में गिवन है। फिर आगे देखिए टेक वन पीस ऑफ ऑनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर from its inner surface with the help of forceps. This layer is called onion peel. ये जो है आपके एक टोंग टाइप का होगा जिसे हम फोर्सेप कहते हैं इस टूल को, एंड इससे आपको थिन लेयर एक मिलेगा, उस लेयर को आपको हल्के हाथों में उसे उठा लेना होगा जिसे हम कहते हैं ऑनियन पील। प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश, पेट्री डिश इसे कहा जाता है जहां पर इसे रखा गया है। सो यहाँ पर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरिन रेड कलर, तो उसमें थोड़ा सा सैफरिन जिसे रेड कलर होता है, तो सेल जो है रेड कलर उसमें डालोगे तो थोड़ा सा वो विजिबल हो जाएगा और भी, एंड उसमें 30 सेकेंड उसमें रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस विल गिव यू अ पिंकिश कलर। जो आपने ऑनियन पील लिया था वो तो ट्रांसपेरेंट था, तो अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका कलर कुछ विजिबल नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेड कलर का एक ऐसा स्ट्रेन उठा लेंगे एंड उसमें थोड़ा सा ड्रॉप डाल देंगे, 30 सेकेंड के लिए वहीं पर रहने देंगे। तो क्या होगा, जो ऑनियन पील में स्ट्रेन जो है थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ज्यादा देर रखना नहीं है, बस 30 सेकेंड तक ही रखना होगा। विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, उसके बाद आराम से थिन ब्रश के हेल्प से उसे ट्रांसफर कर लेना होगा दूसरे पेट्री डिश में जहां पर वाटर होगा, एंड उसे अच्छे से रिंस कर ले। रिंस क्यों करेंगे, टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। ज्यादा सैफरिन आ गया हो तो अगर हम पानी से धोएंगे तो क्या होगा, जो एक्सेस है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण जो है पार्ट्स प्रॉपर्ली विजिबल होगा। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ऑनियन पील ऑन द ग्लास स्लाइड यूजिंग अ थिन ब्रश एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड। तो फिर उसके बाद आराम से इसे कोई थिन ब्रश के यूज से उठा के आपको क्या करना होगा, कोई एक ग्लास स्लैब में रखना होगा, और ये ध्यान रखना होगा कि वो फोल्ड ना हो जाए या कहीं बीच में से टूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद
बाद आपको क्या करना होगा, ग्लिसरीन डालना होगा। सो पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द ऑनियन पील ऑन द स्लाइड। तो देखिए ये है आपका ग्लिसरीन, एक ड्रॉप होगा तो उसमें आपको डालना होगा। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ग्लिसरीन क्यों डाले जाते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन जो है वो ऑनियन पील को ड्राई होने से बचाएगा ना। अगर ड्राई हो जाता तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, एंड जब ये छोटा हो जाएगा तो ये डेड सेल माने जाएंगे, आपको कुछ विजिबल नहीं हो पाएगा। ताकि वो ड्राई ना हो और उसमें बेटर विजिबिलिटी आ जाए, बेटर क्लैरिटी आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन को डालते हैं। यहाँ से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ग्लिसरीन क्यों डाले जाते हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। सेकंड क्या हो जाएगा, इंप्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल। ठीक है, देखिए स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप। उसके बाद एक कवर स्लिप, इसे हम कवर स्लिप कहते हैं, तो इसे आपको इसके ऊपर पुट कर देना होगा। बाय यूजिंग अ निडल, ये आपका है निडल, निडल के यूज से आपको रखना होगा। सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप, ऐसे करके रखना होगा ताकि कोई भी हवा इसमें ना रह जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तो हम हाथ से भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ से रखोगे तो एक प्रॉब्लम होता है, कितना भी आप ध्यान से रखो उसमें हवा जो है, अगर हम हाथ से रखेंगे तो उसमें हवा जो है रह जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण जो है बबल आ जाते हैं। तो ताकि ये बबल ना आए तो इसलिए हमें क्या करना होगा, धीरे धीरे से नीडल से ही रखना होगा। यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एज ऑफ द कवर स्लिप। उसके बाद ब्लॉटिंग पेपर लेना होगा एंड आसपास जितने भी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है उसे थोड़ा सा सोक कर लेना होगा। एंड उसके बाद माइक्रोस्कोप में रख के आप देख पाओगे जो है ये आपका सेल होगा। नाउ अभी जो मैंने कहा है कि कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ऑनियन पील स्लाइड को, वो एक्टिविटी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, पहले ऑनियन को वर्टिकली कट करना होगा। ठीक है, वर्टिकली कट करने के बाद उसका जो देखिए थिन लेयर है उसे अच्छे से हल्के हाथों में टूल से लेके उठा लेना होगा। उसके बाद देखिए फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेट्री डिश ले लेंगे एंड जिसमें हम सैफरिन सॉल्यूशन डालेंगे, 30 सेकंड के लिए उसमें सोक करने के लिए रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या धीरे धीरे उसे हम क्या करेंगे, उठाएंगे फोर्सेप के हेल्प से। देखिए ये जो टूल है इसे हम फोर्सेप कहते हैं, इसे चिमटा भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो वाला चिमटा नहीं जो आपके किचन में यूज होते हैं, ये छोटे छोटे टूल्स होते हैं, बेसिकली ये आपको लैब में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे इसे उठा के क्या करना होगा, इस पानी वाले कंटेनर में डाल देना होगा थोड़ी देर के लिए। फिर उसमें जब डालोगे तो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ऑनियन पिल के ऊपर ग्लिसरीन है वो ग्लिसरीन डालना होगा। नाउ ग्लिसरीन का रोल क्या है, ग्लिसरीन जो है उसे ड्राई होने के नहीं देंगे, एंड सेकेंड जो है विजुअलाइज जो है वो प्रॉपर होने लगेंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यूजिंग नीडल एक कवर स्लिप लगाएंगे एंड उसके बाद हम ब्लॉटिंग पेपर से आसपास जितने भी एक्स्ट्रा थे वो सोक कर लेंगे ताकि हमारा जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सेल ऑब्जर्व करेंगे। नाउ जब हम सेल ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसा होगा, कुछ दिखने में ऐसा होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसा देख पा रहे हो आप, ऐसे रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कुछ बाउंड्री से बना हुआ है, एंड ये जो है अंदर कुछ अलग अलग कलर से ब्लॉटेड है, एंड यहाँ पर देखिए एक अंदर अंदर एक कुछ ऐसा अजीबोगरीब गोल गोल सा शेप है। तो ये आपका ऑनियन सेल है, तो आप जब से माइक्रोस्कोप से देखोगे कुछ ऐसा दिखने में लगेगा। So you will observe nearly rectangular structure under the microscope। तो आपने अभी देखा है कि कुछ रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर है। These are the cell of onion peel। यही है ऑनियन पील का सेल। ठीक है, विच आर क्लोजली अरेंज विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। ये जो है क्लोजली अरेंज है, यानी कि एक के बाद एक ऐसा चलता गया है एंड इसमें कोई भी उतना स्पेस नहीं है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील ऑफ द लीफ। तो आप डिफरेंट लीव्स के भी पील वगैरह देख सकते हो, डिफरेंट प्लांट्स के भी देख सकते हो अराउंड यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। तो आप क्या जान पाओगे कि हर एक जो प्लांट्स है वो सेल से बने होते हैं। तो इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड अप ऑफ। आपको क्या लगता है जो एनिमल्स के बॉडी है वो किससे बना होगा। तो ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। हर एक एनिमल्स का बॉडी भी सेल से ही बनता है ना। हम क्या करेंगे, जो सेल है उस सेल को पहले अच्छे से समझेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सा कुछ देख पा रहे हो, तो ये जो है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, एंड इसके जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो डॉट डॉट है, ये जो डॉट डॉट हाईलाइटेड है डार्क डार्क सा, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड जो बाकी जो ये ऑरेंज ऑरेंज कलर सा रह गया है आसपास जो स्प्रिंकल कलर है, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो अगर आप बेसिकली समझिए तो ये स्टेप बाय स्टेप समझिए, ये आपका है कोई सेल। ठीक है, सेल के बाहर देखिए एक थोड़ा मोटा सा लेयर है जो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है सेल को।
ठीक है। उसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी एक आउटर लेयर होता है सेल वॉल में ही, सेल वॉल के आसपास ही, जो एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। वो आप आगे नेक्स्ट क्लास में समझोगे इसे ज्यादा बेटर। उसके बाद देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए जो वायलेट कलर का जो ऐसा गोल सा है, ये जो है ये है न्यूक्लियस। ये सेल के ऐसे अंदर पाए जाते हैं। हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड बाकी जो आसपास जो ये ऑरेंज 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 कलर देख रहे हो, ये आपका है साइटोप्लाज्म। तो सेल का अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाना चाहोगे तो आपको ये बनाना होगा। तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, ठीक है। ये आपका ऑनियन सेल है। तो ये देखिए ये जो रेक्टेंगुलर से जो ब्लॉक बन रहा है बाउंड्री से बनेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। उसके आसपास जो देखिए ये जो डार्क डार्क सा बैंड है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, जो गोल गोल सा ये न्यूक्लियस, एंड ये जो बाकी रिमेनिंग एरिया है, ये सब जो एरिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। ऐसा होता है सेल। 82.3 let us investigate. So rinse your mouth with clean water. पहले अपने मुंह को रिंस करना होगा क्लीन साफ पानी से। तो इसका ये जो एक्टिविटी है मैं आपको पिक्चर वाइज दिखाती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक। जो टूथपिक होता है उसका जो पीछे वाला होता है, पीछे वाला जहाँ थोड़ा सा ब्लंट होता है, उस साइड को लेकर अपने चिक के इनसाइड थोड़ा सा जेंटली स्क्रैप करना होगा। Place the scrap material in a drop of water on a clean glass slide and spread it evenly. पहले उसे थोड़े से पानी में ड्रॉप करना होगा, देन उसे आराम से उठा के एक स्लाइड में रखना होगा इवनली प्रॉपरली। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू। उसके बाद उसमें मिथलाइंड ब्लू कलर का एक ब्लू कलर स्टेन होता है, उसे यूज करना होगा। नाउ स्टेन का यूज क्या होता है, ताकि देखिए चीक सेल जो होता है वो जनरली ट्रांसपेरेंट होता है। एंड अगर आप माइक्रोस्कोप में कोई ट्रांसपेरेंट देखोगे तो उसमें आपको समझ नहीं आएगा कौन सा न्यूक्लियस है, कौन सा सेल वॉल है, कौन सा साइटोप्लाज्म है, ये आपको समझ नहीं आएगा। नाउ इससे पहले तो हमने सैफरिन सॉल्यूशन लिया था जिसमें रेड और पिंकिश टाइप का कलर आता था। तो इसमें हमने क्यों सैफरिन सॉल्यूशन नहीं लिया, तो उसका कारण समझिए। जब हम सैफरिन सॉल्यूशन से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सैफरिन कलर से चीक सेल का वो प्रॉपर नहीं आता है माइक्रोस्कोप में, वो बहुत लाइट दिखता है। जिसलिए हमने क्या किया, इस बार मिथिलिन ब्लू कलर, जो एक ब्लू कलर स्टेन होता है, उसे यूज किया, जिस कारण जो है माइक्रोस्कोप में वो प्रॉपरली विजिबल होंगे, ठीक है। सो ओवर द मटेरियल ऑन स्लाइड एडिंग स्टेन इम्प्रूव्स द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर कहीं आपसे पूछा जाए कि स्टेन का क्या काम है, तो स्टेन का क्या काम है, जब हम स्टेन को ऐड करते हैं, ये क्या करता है, हमारा जो विजिबिलिटी ऑफ मटेरियल है उसे और भी बेहतर बना देता है माइक्रोस्कोप में बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। ओके, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का काम आपको पता है कि जो सेल है उसे डेड नहीं होने देता है, तो ग्लिसरीन का भी इंपॉर्टेंट रोल था। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। तो अगर आपको कहीं पूछा जाए कि ग्लिसरीन का रोल क्या है, तो आपको सिंपल लिखना होगा, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम ड्राइंग। ओके, उसके बाद देखिए, नाउ केयरफुली प्लेस क्लीन कवर स्लिप। उसके बाद आपको क्लीन कवर स्लिप लगाना होगा ऑन द मटेरियल एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन। उसके बाद एक्सेस जो ग्लिसरीन है उसे हटा देना होगा। जैसा कि हमने ऑनियन पील में किया था, वैसे ही आपको चीक सेल में वही स्टेप करना होगा। द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर से जो एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन है उसे आपको हटा देना होगा। फिर देखिए, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद माइक्रोस्कोप में उस स्लाइड को रख दीजिए एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। उसके बाद आपने नोटबुक में आपको बनाना होगा आपने क्या देखा। नाउ देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे हम चीक सेल का कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में टेस्ट। पहले आपको क्या करना होगा, रिंस माउथ एंड स्क्रैप इनसाइड चीक। पहले देखिए, पानी को अपने मुंह में लेना होगा, कुल्ला करना होगा, उसे को हम रिंस कहते हैं। उसके बाद अपने माउथ को क्लीन करने के बाद टूथपिक के पीछे से अपने जो चीक है वहां से थोड़ा सा स्क्रैप करके एक सेल निकाल लेना होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस स्क्रैप को अच्छे से पानी से वाटर में क्लीन कर लेंगे एंड कोई भी एक ग्लास स्लैब में उसे अच्छे से प्लेस कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मिथिलिन ब्लू कलर जो है उसमें ड्रॉप डालेंगे। मिथिलिन ब्लू कलर से क्या होगा, उसमें थोड़ा सा ब्लू कलर आ जाएगा, जिसके कारण हम माइक्रोस्कोप में जो भी रिजल्ट आएगा वो विजिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उसमें ग्लिसरीन लगाएंगे। ग्लिसरीन लगाने का फायदा क्या होता है, जो सेल को ड्राई होने से बचाता है। एंड आराम से हम क्या करेंगे, उसके ऊपर और एक कवर स्लिप लगा देंगे। उसके बाद जो एक्सेस ग्लिसरीन है, ऐसे ब्लॉटिंग पेपर आता है, ब्लॉटिंग पेपर से थोड़ा टैप टैप करके उसका जो ग्लिसरीन है एक्सेस को हटा देना
देना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे हम ऑब्जर्व करेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप में डालने के बाद। तो माइक्रोस्कोप में जब डालेंगे तो हमारा जो चीक सेल है कुछ ऐसा आएगा, उसे आपको ड्रॉ करना होगा। तो जब आप इसे देखोगे तो देखिए कुछ माइक्रोस्कोप में ये ऐसा दिखने को आपको मिलेगा। देखिए ये आपका है चिक सेल, ठीक है। जैसे आपका ऑनियन पील था उसमें आपके प्रॉपरली एक फॉर्मेट था कि एक के बाद एक सेल अटैच थे, यानी कि बहुत ही क्लोजली पैक थे। लेकिन चिक सेल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिक सेल में थोड़ा देखिए अनइवनली प्लेस है। तो ये जो डार्क है आपको अब तक पता चल गया होगा, ये आपका न्यूक्लियस होता है। एंड ये जो बाकी जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइटोप्लाज्म होगा। तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड देखिए ये जो है आपका चिक सेल है। और एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे कि आपका ऑनियन पील में था एक के बाद एक था, बट ये चिक सेल में बिल्कुल अलग है। चिक सेल में देखिए कहीं एक ग्रुप है, यहाँ पर कहीं पर एक सिंगल पैटर्न है, कहीं दो ग्रुप है। इसका जो ग्रुप पैटर्न है चिक सेल में थोड़ा अलग अलग है। एंड यहाँ पर देखिए काफी गैप भी है। तो ऑनियन सेल और चिक सेल में काफी डिफरेंस है। ऑनियन सेल जो है वो प्लांट सेल में आता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है। एंड चिक सेल जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है। नाउ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में हम आगे आगे बहुत पढ़ेंगे, उसके रिलेटेबल काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन पहले हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे एंड उसे आगे को समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या देखा है चिक सेल में से। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप स्ट्रक्चर, आपने क्या देखा था कि अभी एक पॉलीगॉन शेप का एक स्ट्रक्चर बना था चिक सेल में। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्लोज शेप होता है। तो कहीं पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लाइन से बना है पॉलीगॉन। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से 5 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर कुछ 6 बनेगा। तो यहाँ पर ये पॉलीगॉन इसलिए है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से बने होते हैं एंड इसका जो शेप है ये क्लोज है, इसलिए यहाँ पर पॉलीगॉन शेप कहा गया है। सो दिस आर चिक सेल एंड इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम चिक सेल कहते हैं। विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, जो हमारे इनर लाइनिंग यानी कि माउथ के अंदर जो लाइनिंग है ये इसी से बना है। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटीज, क्या सिमिलरिटी, क्या सेम है और क्या डिफरेंसेस है आपके ऑनियन पिल वाले जो सेल में आपने देखा था वो एंड जो ह्यूमन चिक सेल होता है उसमें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलरिटीज और डिफरेंस बिटवीन ऑनियन पिल एंड चिक सेल। क्यों, देखिए ऑनियन पिल जो है ये हमारे प्लांट सेल के कैटेगरी में आ जाएगा एंड ह्यूमन चिक सेल जो है वो हमारे एनिमल सेल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो आगे आगे हम जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यू हैव ऑब्जर्व दैट द सेल हैव 3 मेन कंपोनेंट, आपने अब तक ये ऑब्जर्व कर लिया कि जो सेल के है 3 मेन कैटेगरी होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट है थिन आउटर लाइनिंग, सेकेंड आपका होगा एक सेंट्रल रीजन एंड तीसरा आपका है स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहला आपका है जो थिन आउटर लाइनिंग, ये यानी कि ये जो बाहर का आउटर लाइनिंग है इसे हम थिन आउटर लाइन कहते हैं, जिसे हम बाद में कहेंगे इसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका सेंट्रल रीजन, यानी कि ये जो पोर्शन, ये जो अंदर का जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे सेंट्रल रीजन, जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। एंड लास्ट देखिए इसके अंदर जो एक स्ट्रक्चर से बना है सर्कल में एंड डार्क कलर का है, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। तो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो वही लिखा है देखिए, द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके बाद देखिए द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल ऑफ द न्यूक्लियस विच इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, दिस स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। तो जो आपका अंदर जो राउंड पोर्शन है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस एंड इन दोनों के बीच जो भी स्ट्रक्चर है ये थोड़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। फिर देखिए दिस थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो सेल का तो काफी और भी पार्ट्स होते हैं जो आपके फर्दर क्लासेस में आप पढ़ोगे, बट अभी आपके लिए बस इतना ही है कि आपके जो मेन सेल है, सेल का जो बेसिक 3 पार्ट है, एक हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आपका है साइटोप्लाज्म, तीसरा आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। सम सेल लाइक ऑनियन पिल सेल हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड सेल वॉल। कुछ सेल ऐसे होते हैं जस्ट लाइक ऑनियन पिल सेल जो प्लांट सेल के कैटेगरी में आते हैं, उनके पास और एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जिसे कहते हैं हम सेल वॉल। तो पहला डिफरेंस देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन था ना व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस आपको यहीं से मिल गया है कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो प्लांट को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए एक आउटर लेयर होता है जिसे हम कहेंगे सेल वॉल।
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ सेल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम वन बाय वन रीड करेंगे चैप्टर में, तभी आपको समझ आएगा। आगे पढ़ेंगे व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, इनका क्या काम है वो भी पढ़ेंगे। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, क्या ये इंपॉर्टेंट है हमारे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर एक सेल जो है उनका कोई ना कोई रोल होता है एंड ये हमारे मेंटेनेंस ऑफ लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ देखिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यहाँ पर लिखा था ना सेल मेम्ब्रेन, तो उसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम और जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि इनके फंक्शन क्या है, तो फर्स्ट वन बाय वन करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, तो इस पैरा में देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। तो द सेल मेम्ब्रेन एनक्लोज द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को जो है इसका प्रोटेक्शन देते हैं। सेल में न्यूक्लियस के बाहर भी एक अलग सा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन यानी कि एक बाउंड्री जो प्रोटेक्ट करता है उसके अंदर के कंटेंट को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर, सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल दूसरे सेल से प्रोटेक्ट करता है, दोनों सेल को सेपरेट करता है। इट इज पोरस, इसके पोरस का मतलब होता है काफी छेद, छोटे छोटे छेद को हम कहते हैं पोरस, तो इसमें पोरस है काफी। एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो ये जो छोटे छोटे पोर्स है वो क्या करते हैं, जो हमारे सेल के लिए जितना मटेरियल जरूरत है उसे अलाउ करते हैं एंटर करने के लिए, एसेंशियल प्रोडक्ट्स को, एंड जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे सेल में से एग्जिट करने के लिए भी ये पोरस काम आते हैं। तो सिर्फ अगर हम फिगर आउट करके देखें तो मान लीजिए ये आपका एक कुछ ऐसा सेल है, ठीक है। नाउ सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा है, सेल के अंदर एक ऐसा छोटा सा गोल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद देखिए सेल का जो बाकी ये चारों और जो कंटेंट है ये कुछ जेली लाइक का स्ट्रक्चर होता है एंड इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ हर एक सेल में ऐसे छोटे छोटे पोरस होते हैं, पोरस यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है जो एंट्री और एग्जिट होता है ये पूरे सेल से ही होगा। नाउ इस जो पोरस से क्या होता है, जो हमारे सेल के लिए जरूरत है इंपॉर्टेंट मटेरियल एसेंशियल मटेरियल वो यहीं से एंटर करते हैं, एंड जो सेल का वेस्ट मटेरियल है वो इसी जो पोर्ट से है इसी पोर्ट से वो एग्जिट भी करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल, बाहर देखिए और भी ऐसे सेल होंगे एंड दोनों सेल को सेपरेट करते हैं, फर्स्ट इसका ये काम हो जाएगा। सेकेंड देखिए ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ मटेरियल्स जो हमारा एसेंशियल है, और ये जो है वेस्ट मटेरियल को एग्जिट करने में भी हेल्प करता है, ये सेपरेट करके रखता है, यही इसका रोल है। तो ये जो पैरा है इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछा जाए तो आपको इसी से आंसर देना होगा। नाउ नेक्स्ट पैरा देखिए, यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म के बारे में लिखा गया है, यानी कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन गया है। साइटोप्लाज्म आपका कौन सा था, ये जो स्काई कलर का मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया है ये आपका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इसमें क्या है और भी अलग कंपोनेंट्स है सेल के, एंड इट्स कंपाउंड और इसके कंपाउंड के, सच एज कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है और मिनरल सॉल्ट है। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म, ज्यादातर जो लाइफ प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइटोप्लाज्म में काफी और भी जो हमारे सेल के और भी कंपोनेंट्स है उसी के अंदर है, एंड इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, सॉल्ट ये सब कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म का फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज में, द न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज दैट ऑकर विद इन द सेल। नाउ यहाँ पर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस आपका क्या था, ये जो आपका अंदर छोटा सा गोला सा है ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को हम हेड ऑफ सेल भी कहते हैं। ये रेगुलेट करता है हर एक एक्टिविटीज को, यानी कि कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटीज को दैट ऑकर विद इन द सेल, जो सेल के अंदर होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट ग्रोथ, ये सेल का जो ग्रोथ है उसे भी रेगुलेट करता है, यानी कि कितना सेल डिविजन होगा, सेल कितना बढ़ेगा, क्या घटेगा, उसमें क्या चेंजेस होगा। तो ये सब सेल का जो रेगुलेशन है, ग्रोथ का रेगुलेशन जो है ये न्यूक्लियस ही देखता है। फिर देखिए द सेल वॉल इन द प्लांट सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। नाउ सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में ही था तो वो जो है वो एक्स्ट्रा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जस्ट लाइक मान लीजिए हम ह्यूमन में जो है वो सेल वॉल पाए नहीं जाते, जबकि प्लांट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं। क्यों, देखिए ह्यूमन के पास बोन्स है तो जिसके कारण वो रिजिड है, ठीक है, उनके पास स्ट्रेंथ है, बट प्लांट्स के पास कोई बोन्स नहीं है जिसके कारण
उन्हें अलग से रिजिडिटी और स्ट्रेंथ चाहिए, तो जो सेल वॉल प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। दिस इज वाई ऑल सेल आर अरेंज कॉम्पैक्टली, जिसके कारण जो है देखिए आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल में काफी डिफरेंस। प्लांट सेल में जो था कॉम्पैक्टली अरेंज थे, यानी कि एक के बाद एक था, जबकि एनिमल सेल जो हमने चीक सेल में देखा था उसमें देखा था आपने सेल जो है थोड़ा अलग अलग दूर दूर था with each other and look firm in structure. Now देखिए a step further में पढ़ेंगे। Cell in all parts of a plant have a tiny rod structure called plastid. तो जो यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट सेल में देखिए टाइनी स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम कहेंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड लाइक Some plastids like chloroplast contain chlorophyll which makes them green and helps in photosynthesis. आपको पता है प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉपिक होता है एंड यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाओगे। तो ये जो ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें ये काफी टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन कलर बनाता है प्लांट्स को एंड जिसके थ्रू जो है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। इन अ नॉन ग्रीन पार्ट दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस, एंड जहाँ पर ये जस्ट लाइक नॉन ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पर जो है सब्सटेंस जो है वो स्टोर होता है। प्लांट सेल ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल, और प्लांट सेल में काफी स्पेस खाली पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो येलो कलर सा है ये आपका प्लांट सेल है एंड प्लांट सेल में देखिए ये काफी स्पेस जो है ये वैक्यूल है। नाउ वैक्यूल का काम क्या है? दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, जो प्लांट सेल के इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है यहीं पर स्टोर होते हैं एंड गेट रेट ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है यहीं पर स्टोर होता है एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, और सेल का जो शेप है उसे भी मेंटेन करता है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वैक्यूल। तो अगर वैक्यूल क्या है वो आप लिखोगे कि एम्प्टी स्पेस होता है एंड इसका रोल क्या है? इसका रोल है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को स्टोर करना, वेस्ट को स्टोर करना और सेल का जो शेप है उसे मेंटेन करना। दिस गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, एंड ये जो है प्लांट को सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी देते हैं। बट इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल में देखिए ऐसा कुछ वैक्यूल वगैरह नहीं है। इफ प्रेजेंट दे आर यूजुअली स्मॉल, अगर पाए भी जाते हैं तो वो काफी स्मॉल साइज का होता है, यानी कि छोटा रहता है। दिस स्मॉल वैक्यूल स्टोर सर्टेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, ये जो वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में वो काफी छोटे छोटे जो हमारे कुछ पार्टिकल सब्सटेंस जो है डिजॉल्व, जो पानी में डिजॉल्व होता है उसे बस स्टोर कर लेते हैं। सो अ सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, तो सेल कोई एक लिक्विड नहीं है, कोई बैग ऑफ लिक्विड नहीं है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, बट आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है, बाकी सेल का तो और भी पार्ट्स होते हैं एंड डिफरेंट पार्ट्स ईच विथ इन ओन स्पेशल फंक्शन, सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं हर एक सेल का एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, तो हर एक सेल मिलकर ही हमारे जो बॉडी को है उसे वर्क करवाता है। नाउ देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। पहले हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के एक हमें डिफरेंस मिला है कि प्लांट सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं, खाली स्पेस पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है। नाउ यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक ड्राइंग, एक ऐसा ड्राइंग जिसे आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में ऐसे वैसे दिखता नहीं है सेल, बट यहाँ पर काफी अच्छे एंड इजी सिस्टमेटिक ड्राइंग दिखाया गया है ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। एंड ये ऐसा कलर भी नहीं होता, आपको कलर भी इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे देखिए ये आपका है फर्स्ट वाला जो है ये आपका एनिमल सेल है, ये आपका एनिमल सेल है एंड ये आपका कौन सा सेल है? ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, नाउ देखिए सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही है, तो दोनों में ही देखिए ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। फिर न्यूक्लियस भी दोनों में ही है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लोरोप्लास्ट जो कलर ग्रीन होता है प्लांट्स को ग्रीन बनाने में, तो वो प्लांट सेल में है, कोई एनिमल सेल में ऐसा कुछ नहीं है। साइटोप्लाज्म यानी कि ये जो स्काई कलर है दोनों में ही है, तो ये हो जाएगा आपका साइटोप्लाज्म। वैक्यूल खाली स्पेस ये आपका प्लांट में है, एनिमल में नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये जो रेड है ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही है। तो कौन कौन सा चीज नहीं है प्लांट में है बट एनिमल में नहीं है? फर्स्ट आपका हो जाएगा सेल वॉल, ठीक है। सेकंड आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। थर्ड हो जाएगा वैक्यूल। ये तीन ऐसे चीज है जो प्लांट में पाए जाते हैं बट एनिमल सेल में ये पाए नहीं जाते। तो आपको बेसिक डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में अब तक क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट देखिए, वी हैव नाउ अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आपको अब तक बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल का पता चल गया होगा। एंड वी नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल डिफर इन शेप एंड स्ट्रक्चर। और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो शेप है वो काफी डिफर होता है, यानी कि काफी डिफरेंस होता है इनके स्ट्रक्चर में। डू डिफरेंट एनिमल सेल ऑल्सो वेरी इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए एनिमल सेल कितने अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स है, तो सबके सेल के अलग अलग होते हैं उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका यस। तो सभी जो सेल है वो अलग अलग होता है, उनका अलग अलग रोल भी होता है। तो देखिए यहाँ पर एक मसल सेल देखिए, ये आपका एनिमल सेल है तो कुछ अलग दिखता है। ये आपका नर्व सेल है, ये भी आपका एनिमल सेल होता है जो हमारे ह्यूमन में ही पाए जाते हैं। तो ये भी देखिए इसका शेप कुछ अलग है। तो सभी सेल का शेप जो है और साइज जो है वो अलग अलग होता है। सो वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अलग अलग शेप, वेरिएशन शेप यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा, वेरी करेगा। और उसका जो स्ट्रक्चर है सेल का वो भी अलग है। द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ ए ह्यूमन। तो यहाँ पर देखिए मसल सेल और नर्व सेल ऑफ ह्यूमन यहाँ पर गिवन है। 2.6 है एंड 2.6 भी। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस सी इन देम। आप यहाँ से क्या सिमिलर देख पा रहे हो और क्या डिफरेंस देख पा रहे हो। डिफरेंस तो देखिए स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रही है डिफरेंस है, बट सिमिलर एक है, देखिए सभी में साइटोप्लाज्म है, सभी में जो है न्यूक्लियस प्रोवाइड है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका इसमें है। अब मसल सेल इज अ शेप लाइक अ स्पिंडल। अब देखिए यहाँ पर मसल सेल के बारे में है। मसल सेल जो है इसका जो शेप है स्पिंडल शेप का है, यहाँ पर आप देख सकते हो। वाइल अ नर्व सेल, बट जो नर्व सेल है वो काफी लॉन्ग है, तो इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांचेस, एंड इसमें काफी ब्रांचेस भी है। सिमिलरली सम सेल्स आर राउंड इन शेप। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो उसका शेप जो है राउंड होता है। वाइल अदर्स आर लॉन्ग एंड थिन। कुछ ऐसे सेल होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और पतले होते हैं। द नंबर ऑफ सेल ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है सेल का नंबर जो है वो वेरी करता है। वाई डू सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी सेल जो है वो डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्या इनका शेप अलग होने से या स्ट्रक्चर अलग होने से क्या उनका फंक्शन कुछ रिलेटेबल है या डिफर है, ये भी आपको आंसर करने होंगे। The unique shape, size and structure of cell help them carry out their specific function. तो सेल का साइज जो है, सेल का शेप जो है वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हर एक सेल जो है वो यूनिक शेप का होता है, यूनिक साइज का होता है, जिसके कारण स्पेसिफिक जो फंक्शन है, स्पेसिफिक जो काम है वो परफॉर्म कर पाते हैं। बट हाउ डू दिस सेल हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे कि हर एक सेल जो है अलग अलग होने के बावजूद वो कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3 दैट इनर चिक सेल आर थिन एंड फ्लैट। आपने देखा होगा कि इनर चिक सेल जो था हमारा, जो हमने माउथ से लिया था, वो काफी थिन होते हैं, पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग इन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। तो ये हमारे एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है जो हमारे इनर सरफेस ऑफ चीक, जो चीक को जो है प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद देखिए नर्व सेल के बारे में जानेंगे। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन। नर्व सेल को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। विच कैरीज मैसेज इन आवर बॉडी। जो हमारा मैसेज कैरी करता है हमारे बॉडी में। दे elongate shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on message quickly. ये हमारे जो इसका जो शेप है, ब्रांचेस शेप, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका काम क्या पता है आपको। आपके जो सिग्नल है बॉडी से आपके ब्रेन तक जो मैसेज है, काफी क्विकली जो सिग्नल जाते हैं वो हमारे नर्व सेल के कारण ही जाते हैं, एंड इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो नर्व सेल का दूसरा नाम आपका न्यूरॉन होता है। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। प्लांट सेल जो है उसमें भी वेरिएशन होता है। इन प्लांट्स टू सेल्स मे बी रेक्टेंगुलर। प्लांट्स में देखिए कुछ सेल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, कुछ इलोंगेटेड यानी कि थोड़ा लंबा सा होता है, कुछ ओवल शेप का होता है, और कुछ जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का भी होता है। तो प्लांट सेल में भी सेल का साइज और शेप जो है वेरी करता है। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट्स। कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स होते पाए जाते हैं जो वाटर को रूट से पूरे ब्रांचेस तक, लीव्स तक ये वाटर को कैरी करने में हेल्प करता है। You have already studied the digestive system in grade 7. आपने क्लास 7 में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो पढ़ा ही था। Different parts of digestive system are made up of different types of cell. तो हर एक डाइजेस्टिव पार्ट जो है, हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे अलग अलग सेल से बने हैं। और ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। देखिए हमारे जो फूड पाइप में जो है वो हमारे मसल सेल से बने हैं। दिस सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल सेल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है
वेव लाइक मैनर में। पुशिंग द फूड, हमारे जो खाना है उसे पुश करता है हमारे स्टमक तक। तो मसल सेल का काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज मसल सेल आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पिंडल शेप। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मसल सेल जो होता है वो काफी थिन होता है, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है और उसका शेप जो है वो स्पिंडल शेप का होता है। द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। द स्टमक ऑल्सो हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। स्टमक में भी डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। हर एक सेल का काम जो है अलग अलग है। मसल सेल इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। तो जो स्टमक में जो मसल सेल है वो हमारे फूड को चर्न करने में हेल्प करता है। अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। कुछ सेल ऐसे हैं जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं। एंड एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड। एंड एसिड भी प्रोड्यूस करता है जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन यानी कि उसे बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। तो ये सब कुछ सेल मिलकर ही हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाता है। एंड ये सब कुछ सेल मिलकर ही हमारा डाइजेशन सिस्टम या हमारे और भी काफी रोल होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो ये सारे सेल जो है ये सारे एक साथ मिलकर ही हमारे बॉडी को काम करवाते हैं।